नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार से जुड़ी हुई है। खबर आ चुकी है सामने, आज शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार होगा। सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है कि आज होने वाले विस्तार में 20 से ज्यादा नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर सुबह से ही पीएम आवास पर हलचल तेज है और अब वहां पर नेताओं सांसदों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पीएम आवास पहुंच गए हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं। आज शपथ लेने वाले संभावित मंत्रियों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बातचीत होगी संभावित चेहरों के साथ। करीब 20 चेहरे आज शपथ ले सकते हैं, इस बात की जानकारी आ रही है। पशुपति पारस, मीनाक्षी लेखी पीएम आवास पहुंच चुके हैं, अनुप्रिया पटेल पहुंच चुके हैं, नारायण राणे वहां पहुंच चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको लेकर लगातार कयास भी लग रहे थे कि अब कैबिनेट विस्तार में इनकी भूमिका होगी, इन्हें जगह मिलेगी। लेकिन देखना यह होगा कि कैबिनेट विस्तार के बाद किसे क्या पोर्टफोलियो मिलता है, किस जिम्मेदारी के साथ पार्टी में आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि आगे अग्नि परीक्षा चुनावों की भी है। उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनाव होना है, उसके अलावा कई अन्य राज्यों में भी चुनाव है और ऐसे में इस अग्नि परीक्षा को देखते हुए कैबिनेट विस्तार से आज क्या संदेश निकलेंगे, इस पर निगाहें रहेंगी। और इस वक्त पीएम आवास पर हमारे दो संवाददाता मौजूद हैं। चित्रा त्रिपाठी वहां पर मौजूद है, साथ ही हिमांशु वहां पर मौजूद है। चित्रा, सबसे पहले तो दिखाइए किस तरह की हलचल है तस्वीरों में, क्योंकि आज निगाहें पीएम आवास पर टिकी हुई हैं। शाम 6 बजे के लिए बड़ी खबर यहीं से निकलनी है। बिल्कुल सही कहा मीनाक्षी आपने, बस कुछ देर का और इंतजार। हलचल तो यहाँ पर सुबह से ही तेज है क्योंकि तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मीडिया की ओर से बार बार सवाल पूछे जाने पर भी जवाब नहीं दे रहे थे, वो तमाम चेहरे अंदर इस वक्त मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी है, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। अमित, मेरे कैमरा पर्सन, मैं चाहूंगी जरा आसपास की तस्वीरें आपको दिखाएं। हालांकि ये बाहर की तस्वीरें हैं लेकिन अंदर हलचल तेज होगी यकीनन, जिस बात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और मीनाक्षी, जो बार बार आप जोर देते हुए कह रही है कि उत्तर प्रदेश जहां पर अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और अगले साल नहीं 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2017 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती बीजेपी के सामने है। ऐसे में सबसे बड़ा चेहरा अनुप्रिया पटेल जो इस वक्त अंदर मौजूद है, ओबीसी का बड़ा चेहरा वो मानी जाती हैं। मिर्जापुर से 2 बार से लगातार वो जीत रही हैं। पिछली बार मोदी सरकार पार्ट 1 में वो मंत्री भी रही थी लेकिन दूसरी बार उनको नहीं बनाया गया तो बहुत सारे सवाल भी उठे, लेकिन इस बार उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। और अनुप्रिया पटेल भी अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही है। जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े चेहरे हैं उसके बारे में जल्दी से मैं आपको जानकारी देते हुए फिर मैं आ जाऊंगी, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने का इनाम उनको मिल रहा है। नारायण राणे और भी तमाम जो चेहरे हैं, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री नहीं बन पाए असम के, लेकिन उनकी भूमिका भी इस बार बहुत बड़ी रखी जानी है मोदी मंत्रिमंडल में। लेकिन सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की हम कर लेते हैं। देखिए, अनुप्रिया पटेल वैसे तो वो कुर्मी जाति से आती हैं जिनकी तादाद 4% है, लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जहां पर हार और जीत ये पार्टी तय कर सकती है और इसी वजह से कुर्मी समुदाय को अपने साथ रखना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ओबीसी के बड़े बड़े चेहरों को बीजेपी बार बार अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। कल भी हमने शाम में खबर देखी थी, जैसा कि हिमांशु ने हमारे तमाम दर्शकों तक ये खबर पहुंचाई थी कि किस तरह से ओबीसी चेहरों को अपने साथ जोड़कर बीजेपी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर गैर यादव ओबीसी की हम बात करें तो 32% उनकी तादाद है और उनको अपने साथ रखकर, और 18% जो अपर कास्ट है उनको अपने साथ रखकर और इनको अगर हम जोड़ दे तो 50 से ज्यादा इनकी तादाद होती है। उसके जरिए उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से 2022 में कमल खिलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुलाकात कर रही है। उसके बाद तमाम जो चर्चित चेहरे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको लेकर लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर कब बनेंगे मंत्री, कब वो समय आएगा। और जैसे ये खबर सामने आई, हम सब ने देखा महाकाल के दर्शन के बाद महाकॉल आ गई उनके पास और कल ही वो आ गए और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। भूपेंद्र यादव बिहार जिताने में बहुत बड़ी भूमिका रही थी। हम सब जानते हैं कि बीजेपी बिहार में आरजेडी से सिर्फ एक सीट पीछे रह गई थी, लेकिन बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, बहुत ज्यादा सीटें हासिल करके लेकर आई थी। भूपेंद्र यादव की उसमें बड़ी भूमिका थी। वैसे तो वो राज्यसभा के सांसद हैं, 2 बार से लगातार वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वहीं के वो रहने वाले भी हैं, लेकिन भूपेंद्र यादव बीजेपी में बड़ा कद रखते हैं और इस बार उनको मंत्रिमंडल में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो ये तमाम चेहरे जो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं, उनके तमाम नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंदर उनसे
सभी से मुलाकात कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी है। और आज बिल्कुल, और इसीलिए बड़ी खबर का भी इंतजार है चित्रा, जिसका आप जिक्र कर रही हैं। हिमांशु भी मौजूद है हमारे साथ। हिमांशु, देखिए सवाल तो लेकिन एलजेपी को लेकर भी है कि एलजेपी को किस तरह से शामिल किया जाएगा, क्या पोर्टफोलियो दिया जाएगा। पशुपति पारस बेशक वहां पहुंचे हैं, लेकिन ऐतराज तो चिराग पासवान भी जता चुके हैं, तो चुनौती होगी इन संबंधों को साधने की भी। हिमांशु, और अब जो जानकारी मिली है, देखिए बिल्कुल जिस तरीके की नाराजगी जो है चिराग पासवान ने जताई है, उस नाराजगी का कोई ये कह सकते हैं कि उसको कोई कॉन्क्लूजन नहीं लेगा। उसका रीजन ये है कि प्रधानमंत्री का राइट है किस सांसद को मंत्री बनाना है या नहीं बनाना है, या कोई सांसद नहीं भी हो दोनों सदनों से तो भी प्रधानमंत्री जो है उनको मंत्री बना सकते हैं, और अगले 6 महीने के अंदर उनको राज्यसभा या लोकसभा से सांसद होना होता है। अब चिराग पासवान का ये कहना है कि वो कोर्ट चले जाएंगे, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर वो कोर्ट भी जाते हैं तो ये कभी कैबिनेट में नहीं आता, ये एलजेपी के कोटे से है, ये बीजेपी के कोटे से मंत्री होता है। वो सांसद होना जरूरी है, वो किसी पार्टी से है या नहीं है इसके लिए बहुत बड़ा ये चर्चा का विषय नहीं है। और इसीलिए चिराग पासवान की ये बौखलाहट हो सकती है कि वो ये कहें कि अगर एलजेपी के कोटे से बनाया गया तो वो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट जाने पर शायद मुझे लगता है चिराग पासवान कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट नहीं जाएंगे। चित्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आप जिक्र कर रही थी, निगाहें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कांग्रेस को जो चोट पहुंचाकर वो बीजेपी में शामिल है, और फिर मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ वो अपने आप में अब इतिहास का एक पन्ना है। ऐसे में ज्योतिरादित्य की उम्मीदें और उन उम्मीदों के मुताबिक पोर्टफोलियो क्या मिलता है, किस तरह की इस वक्त अटकलें हैं इस पर, किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारी भरकम मंत्रालय दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर शिवराज का राज लाने में कामयाब हो पाई। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बीजेपी में पहले से ही स्थिति साफ है। देखिए, मध्य प्रदेश के वो बड़े नेता हैं, गुना ग्वालियर क्षेत्र में उनका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, यही वजह है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, और उसके बाद हमने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश में बाजी पूरी तरह से पलट गई। ये सब कुछ मीनाक्षी तब हुआ था जब बीजेपी 47,000 ज्यादा वोट पाई थी कांग्रेस पार्टी से, लेकिन सीटों के आंकड़ों में वो पिछड़ गई थी और उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ज्योति जलाई है उसका बड़ा फायदा, बड़ा इनाम आज उनको मिलने जा रहा है। इसके अलावा जो खबर हमें मिली है, देखिए अंदर कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। वरुण गांधी को भी मेरे जो सोर्सेस है वो जानकारी दे रहे हैं, आज सुबह कॉल जा चुके हैं, हालांकि ये खबर हमने पहले ही दिखा दी थी। वरुण गांधी को इसलिए भी क्योंकि मेनका गांधी को मंत्री नहीं बनाया गया, पिछली बार वो मंत्री थी, तो माना जा रहा है कि वरुण गांधी को इसी वजह से, और जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश का वो बड़ा चेहरा है, यूपी का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वरुण गांधी शामिल होंगे। बीएल वर्मा राज्यसभा के सांसद हैं, ओबीसी चेहरा माने जाते हैं। मेरे सोर्सेज ने जानकारी दी है कि बीएल वर्मा को भी फोन आज सुबह गया है, पहले ही दिल्ली उनको बुला लिया गया था। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं मीनाक्षी जिनसे सुबह से, जब से शुरुआत हुई है तब से मैं लगातार फोन करके पूछ रही हूँ, क्योंकि उनके नाम लगातार मीडिया में चल रहे थे कि क्या आपको कॉल आई, आपको कुछ कहा गया। तो कई ऐसे चेहरे जिनको दिल्ली तो बुला लिया गया था, लेकिन सब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी फोन की प्रतीक्षा में हैं, और फोन लेकर वो कहीं जा नहीं रहे हैं कि न जाने किस घड़ी कब फोन आ जाए, और इसका बेसब्री से वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो तमाम नाम जो अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर इनके जहरे एक नए तेवर वाली बीजेपी देश के सामने आना चाहती है, क्योंकि पिछले समय में हम सब ने देखा कोरोना की मार से देश किस तरह से परेशान रहा और सरकार पर भी लगातार सवाल उठते रहे। तो अब अपनी उस छवि से आगे बढ़ाना इस वक्त सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही महंगाई को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, कई मोर्चों पर चुनौतियां कड़ी और बड़ी हैं। शायद उन सब से निपटने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार, और ये छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा विस्तार होगा। हर जाति, हर समूह, हर क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश होगी, तमाम राज्यों का प्रतिनिधित्व देने की कोशिश होगी, और इसके जरिए नए कलेवर और नए तेवर के साथ बीजेपी पूरे देश कर रहे हैं। तो हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफिक इस वक्त दिखा रहे हैं, और इस ग्राफिक में हमने आपको यही डिटेल दिखाई कि देखिए हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से कैबिनेट विस्तार के लिए कौन कौन से संभावित चेहरे हैं जो शामिल होंगे। आपको उन चेहरों की भी तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। इस बीच हलचल जबरदस्त है, जो तस्वीरें लगातार चित्रा और हिमांशु हमें दिखा रहे हैं पीएम आवास के बाहर। गृहमंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, बीएल संतोष वहां मौजूद हैं, और इन सबके मौजूदगी के बीच में ही वो चेहरे भी पहुंचने शुरू हो गए हैं जिनको आज फोन आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पहुंचे हैं, अनुप्रिया पटेल वहां पहुंच चुकी हैं, पशुपति पारस पहुंच चुके हैं। हालांकि दिलचस्प ये देखना होगा कि एलजेपी को लेकर अभी क्या वहां पर जो है तस्वीर निकलकर आती है। लेकिन हिमांशु, ये भी बताइए, जब कोटे की बात हो रही है, अभी का जो कानून है उसके हिसाब से मैक्सिमम सरकार में
81 मंत्री हो सकते हैं, अभी 52-53 के करीब ये संख्या है। ऐसे में कम से कम 20 से 25 पद जो है वो और भरे जा सकते हैं। इस नंबर के लिहाज से किस तरह की खबरें आप तक पहुंच रही हैं? क्या इसी के अनुरूप पोर्टफोलियो का वितरण किया जाएगा? देखिए, लेकिन कल सभी मंत्रियों से जो कैबिनेट मंत्री है, देखिए बिल्कुल जो है ये माना जा सकता है कि 27 लोगों को जो है एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार जो है 23 से 24 नए मंत्री बनाए जाएंगे, 5 से 6 मंत्री जो है ड्रॉप किए जाएंगे। जिन मंत्रियों में ड्रॉप किया जाना है उसमें जहां तक मेरे को सूचना मिली है, मेरे सूत्रों के अनुसार देवेश्वरी चौधरी जो बंगाल से मंत्री थी, वुमेन एंड चाइल्ड अफेयर में राज्य मंत्री थी, उनको ड्रॉप किया जा रहा है। उनको कॉल करके कह दिया गया है कि आपको जो है अलग जिम्मेदारी दी जाएगी संगठन के अंदर। दूसरा, जी किशन रेड्डी जो गृह राज्य मंत्री थे, पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग ठाकुर, इन लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, वो भी अंदर हैं अभी। बड़ी चीज मीनाक्षी कि इन 3 लोगों को प्रमोट किया जाएगा। अनुराग ठाकुर, जैसा मैंने पहले बताया था कि 2022 में हिमाचल के चुनाव होने हैं, वहां को ध्यान रखते हुए अनुराग ठाकुर को प्रमोट किया जा रहा है। गुजरात के चुनाव है, पुरुषोत्तम रूपाला को प्रमोट किया जा रहा है। और जी किशन रेड्डी ने जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री के तौर पे काम किया है, उसके आधार पर तेलंगाना को फोकस करते हुए और ग्रेटर जो हैदराबाद है वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो जीत मिली उसमें बहुत बड़ी भूमिका जो है जी किशन रेड्डी की थी, उसको लेकर उनको प्रमोट किया जा सकता है। ये 3 नाम ऐसे हैं जिनको प्रमोशन दिया जा रहा है इस कैबिनेट विस्तार के अंदर। तो ये कहा जा सकता है चुनावी समीकरण, जातिगत राजनीतिक हालात और लोगों की परफॉर्मेंस को आधार मानते हुए ये कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है। उसमें जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनको प्रमोट भी कैबिनेट में किया जा रहा है। जी, और देखिए चित्रा, दिलचस्प ये भी है यहाँ पर देखना कि जिस तरह के ये जातिगत लिहाज से समीकरण बिठाए जा रहे हैं, चुनावी समीकरण बिठाए जा रहे हैं, लेकिन उन सबसे अलग कैबिनेट यंग दिखे, युवा दिखे, उसके लिए जिन चेहरों को अब आगे प्रमोट किया जा रहा है, अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम वो नाम हैं। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पर मीनाक्षी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, हम सब ने देखा है बीजेपी की परिपाटी और परंपरा का हिस्सा रही है, अपने कैबिनेट का चेहरा वो युवा रखना चाहती है। यही कारण है कि इन तमाम नए युवा चेहरों को खासतौर से हम कह सकते हैं, नए तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या इनाम मिल रहा है पूरा देश जानता है। अनुप्रिया पटेल पिछली बार मंत्री थे, इस बार नहीं बनाया गया, लेकिन फिर हालांकि पिछली बार भी 2014 की तुरंत वाले फेरबदल में उनको नहीं, 2016 से 19 तक वो मंत्री रही थी अनुप्रिया पटेल। वहीं अनुराग ठाकुर का यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं मीनाक्षी। अनुराग ठाकुर देखिए हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और हिमाचल भी बता रहे हैं अगले ही साल शुरू के फरवरी और मार्च के महीने में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि आखिरी के नवंबर और दिसंबर में गुजरात, हिमाचल समेत कई और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसमें हिमाचल प्रदेश बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम सब ने देखा था हिमाचल प्रदेश ये वही प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार जाते हैं और पार्टी जीत जाती है। तो यहाँ पर चुनौती बड़ी है आगे कांग्रेस पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी की। यही कारण है कि एक युवा चेहरे को आगे बढ़ाना, और अनुराग ठाकुर ने वित्त राज्य मंत्री रहते हुए हम सब ने देखा है बीते काफी अच्छा काम किया था, उनके काम की सराहना हुई थी, इसी वजह से उनको आगे बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। और यकीनन 2022 के आखिरी महीनों में जो हिमाचल में चुनाव होने हैं उसके लिए भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है। इसी वजह से युवा चेहरों को लेकर मैंने कहा कि एक नया तेवर, नया कलेवर, नई रफ्तार और नई धार देने की कोशिश है और बीजेपी अपनी पूरी उसी कोशिश के तहत। और एक बार फिर अपने दर्शकों को ये बड़ी खबर बता दें, अनुराग ठाकुर कैबिनेट स्तर के मंत्री बन सकते हैं, उनका प्रमोशन यहाँ होता दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी का भी प्रमोशन संभव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक भारी भरकम पोर्टफोलियो मिल सकता है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है, तरजीह दी जा रही है, लेकिन इसके साथ ही यूपी चुनाव, यूपी के अलावा जिन बाकी राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के प्रतिनिधित्व का भी ख्याल आज की कैबिनेट विस्तार में रखा जा रहा है। शाम 6 बजे का यह इंतजार रहेगा जब इस पर तस्वीर और साफ हो जाएगी, एक फाइनल लिस्ट सामने आ जाएगी जिन जिन चेहरों को अब शामिल किया जा रहा है। अभी 53 मंत्री जो है वो कैबिनेट में है, लेकिन ये कोटा कुल 81 ही हो सकता है। कानून के मुताबिक 81 से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। लेकिन याद करिए साल 2014 जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए तो उस समय कैबिनेट में महज 45 मंत्री थे और नारा ये दिया गया था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। उसके बाद हालांकि 3 साल बाद बदले हालातों में कैबिनेट मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर 76 कर दी गई।
अब 2019 की बात करें, दोबारा सत्ता वापसी की, तो मोदी कैबिनेट में 58 मंत्रियों ने शपथ ली थी, लेकिन ये संख्या अभी घटकर 53 है। अब ऐसे में जिस बात की जानकारी हमें हिमांशु भी दे रहे थे कि 27 के करीब ये पोर्टफोलियोज है जो हो सकते हैं, लेकिन देखना ये होगा इनमें से नए चेहरे कितने रहते हैं और कितनों का कद बढ़ाया जाता है, कितनों को डिमोट किया जाता है। लेकिन इस बीच लगातार आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से क्या जो है रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं नारायण राणे, 2005 में शिवसेना से निकाले गए थे, लेकिन अब उनकी भी जगह कैबिनेट में बनती हुई दिखाई दे रही है। अश्विनी वैष्णव बीजेपी के ओडिशा से राज्यसभा सांसद हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, उनके पास एक अपना प्रशासनिक अनुभव और उसी को इस्तेमाल करने की यहां पर कोशिश भी होगी। लेकिन इस बीच देखिए, अनिल बलूनी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, उन्हें भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में, इस बात की खबरें निकल कर आ रही हैं। हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख भी अनिल बलूनी बने थे, उत्तराखंड से आते हैं। चुनाव है अब उत्तराखंड में 6-7 महीनों के बाद। अब ऐसे में अनिल बलूनी की क्या बड़े रोल में दिल्ली में दिखाई देते हैं कैबिनेट में, ये देखना होगा। प्रवेश वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे रहे हैं, वेस्ट दिल्ली से सांसद हैं, अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। वरुण गांधी, क्योंकि मेनका गांधी को कैबिनेट में जगह नहीं मिली, तो खबरें निकल कर आ रही हैं कि पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी को भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में। एक बात कॉमन जो आप इन चेहरों में देख रहे हैं, युवा चेहरे ये दिखाई दे रहे हैं। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी पहले कांग्रेस में रही, फिर बीजेपी में शामिल हुई, 2012 और 17 में यूपी में विधायक भी रही हैं। विनोद सोनकर कौशाम्बी से बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, जातीय समीकरण बिठाने के और एक रिप्रेजेंटेशन उत्तर प्रदेश को कैबिनेट में इस तरह से देने का कि जो अगले चुनाव में एक प्रभाव भी छोड़े। 2009 में और 14 में आगरा से सांसद रहे रामशंकर कठेरिया, तो एक अलग तरह से रिप्रेजेंटेशन यूपी का आज के कैबिनेट विस्तार में दिखाई दे रहा है। हिना गावित नंदुरबार सीट से सांसद हैं, लोक पेशे से डॉक्टर हैं। शांतनु ठाकुर बंगाल के बनगांव से बीजेपी सांसद, वो भी पहुंच चुके हैं पीएम आवास। कुछ देर पहले इस बात की जानकारी हमें हिमांशु भी दे रहे थे। मतुआ समुदाय से आते हैं और आपको याद होगा कि जो बंगाल की एक जबरदस्त लड़ाई चुनाव में देखी गई, उसमें मतुआ समुदाय को लेकर लगातार जिस तरह के स्टेटमेंट्स बीजेपी के बड़े नेताओं ने दिए, उस लिहाज से अब उन्हें जब कैबिनेट में भी जगह मिल रही है तो ये एक अलग प्रभाव छोड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पूनम महाजन, प्रीतम मुंडे, महाराष्ट्र से आने वाले ये युवा चेहरे, पेशे से डॉक्टर हैं प्रीतम मुंडे। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट में उन्हें क्या रोल दिया जाता है। तो अब कितने मंत्री बनाए जाएंगे, कैबिनेट की क्या स्थिति है, किन्हें शामिल किया जाएगा, ये तमाम सवाल जो हैं वो अभी उठ रहे हैं। अशोक सिंघल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अशोक, किस तरह की खबरें आप तक पहुंच रही हैं, क्या स्वरूप रहने वाला है कैबिनेट का? देखिए, इसमें तमाम समीकरणों को ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो जातीय समीकरण हो, जहाँ पे इलेक्शन है, वो राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए बनाया जाएगा। युवाओं को मौका देने की बात है इस बार की, महिलाओं को और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाएगी और परफॉर्मेंस को भी नज़र में रखते हुए कैबिनेट एक्सपेंशन किया जाएगा। तमाम समीकरण, कई पहलू सरकार इसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी देख करके लोगों को मौका दे रहे हैं और जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको भी ड्रॉप किया जा सकता है इस कैबिनेट एक्सपेंशन में। लेकिन खास तौर से तवज्जो रहेगा जातीय समीकरणों को देखते हुए और राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पे जातीय समीकरण देखते हुए उनको तवज्जो दी जाएगी। गठबंधन से जो कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा, जैसे अनुप्रिया पटेल की बात हो या जेडीयू के लोग हैं, इन तमाम लोगों को देखते हुए ही गठबंधन इस बार ये एक्सपेंशन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि पहला एक्सपेंशन होगा 2019 की मोदी सरकार की सेकंड, उसका पहला एक्सपेंशन है और तमाम बड़ा एक्सपेंशन होगा। इस बार ये कहा जा रहा है कि इसमें तमाम चीज़ों को देखते हुए ही ये मोदी ने ये कैबिनेट एक्सपेंशन करने का फैसला लिया है। और महाराष्ट्र से भी, जैसे आप अभी बता रही थी कि नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनको कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने की, क्योंकि बहुत दिनों से वो इस इंतजार में थे कि कब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और कब उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इस बार का एक्सपेंशन किया जा रहा है। हरियाणा से भी सुनीता दुग्गल का नाम है, क्योंकि IRS रही हैं, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की हैं और पहली बार चुनाव लड़ी थी और पहली बार जीत करके सांसद बनी हरियाणा से, और उनको भी सरकार में शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से युवा चेहरे हैं, महिलाएं हैं, जिनको सरकार में शामिल किया जाएगा।
हिमांशु, चित्रा, अशोक जी, आप सभी बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज सियासी हलकों में जबरदस्त खबर निकलकर सामने आनी है। शाम 6 बजे कैबिनेट विस्तार है, लेकिन कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा, जो संभावित चेहरे अभी खबरों में निकलकर आ रहे हैं, फाइनल मोहर किनके नामों पर लगती है, किस तरह से पोर्टफोलियोज बनते हैं, इन तमाम खबरों पर आज तक लगातार कवरेज आपको दिखा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।